आज 18 मार्च है और 18 मार्च का बिहार न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करने जा रहा हूँ। इसमें जो पहला पीटी के लिए आपका जो खबर है, 8 जिले में गोबर और पत्तियों से गैस तैयार किया जाएगा। तो ये 8 जिले का आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन बोल रहे हैं? जो बिहार के जो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ये अपने विधान परिषद में जवाब दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 32 जिलों में जो है क्या बनेगा, पुस्तकालय बनेगा, जिनका जो संचालन जीविका दीदी करेगा उसको विद्या दीदी कहा जाएगा। फिर उसके बाद इसमें एक और खबर जो कि पीटी में पूछा जा सकता है कि बिहार विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोग जो चेक डैम का निर्माण करें, चेक डैम मतलब पानी को संरक्षित करने बनाया गया है, उसको राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार मिला है। नवादा जिले में कुआं को लेकर जो काम किया गया उनमें भी पुरस्कार मिला। कोई फन पूछ सकता है कि ये सब पुरस्कार जो है ना हमको नेशनल केंद्र सरकार ने दिया है इन सब कार्यों के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना बिहार सरकार जो है ना सभी को घर के लिए जो है ना एक्स्ट्रा 50,000 रुपया दे रही है। केंद्र सरकार जो दे रही दिन एक्स्ट्रा 50,000 बिहार सरकार दे रही है ताकि सबको क्या मिल बन पाए, घर बन पाए। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हाँ, ये जो ना मुख्यमंत्री ने किया बिहार दैट वाज एंड नाउ कॉफ़ी, तो टेबल बुक का विमोचन किया। अब इसका राइटर कौन है देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रसिद्ध छायाकार पद्मश्री से रघु राय, उनकी धर्मपत्नी उफा राय द्वारा बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ संकलन का कॉफ़ी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन किया। बस इसका नाम याद रखिएगा, इसमें पीटी के लिए आपसे पूछेगा और इसमें कुछ विशेष नहीं। बाकी एक और है लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत ने चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में स्वच्छता सर्वे जागरूकता अभियान चलाया। अब ये क्या पीटी के लिए पूछेगा, सिंपल यहाँ देखिए लिखा पटना नगर निगम की स्वच्छता जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर और प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी। बस इतना बस ध्यान रखिएगा, ये पीटी के लिए, इससे और इसमें और कुछ आपके लायक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, दिल्ली हाट बिहार उत्सव प्रारंभ हो गया, कहाँ? दिल्ली में। बस इतना ध्यान रखें। अब ये सब क्या है ना, आपको यहाँ पे जो भी हस्तशिल्प कला है या जो हैंडलूम कला है, ये एक आकर्षण का यहाँ केंद्र बना हो। अगर कभी मेंस में अगर कुछ लिखना हो कि बिहार के कला को कैसे आगे हम बढ़ा सकते, ऐसे जो है ना प्रदर्शनी अभी दिल्ली में लगा है, हमको बम्बई में लगना चाहिए और भी कहीं जहाँ विदेशों में अगर जहाँ कहीं कुछ स्कोप बना तो हमको ऐसा करना चाहिए। तो ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में INA दिल्ली हाट 15 दिनों का लगाया जाए, जिसमें कि स्टार्टअप, हस्तशिल्प, कुर्मी, हैंडलूम कारीगर, मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लाभुक, खादी और ग्राम उद्योग संस्थाएं, खाद्य उद्योग, इस अपने उत्पाद को यहाँ क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन जो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पद्मश्री से संबंधित 52 बुट्टी हस्तशिल्प कला के कलाकार कपिल देव प्रसाद की उपस्थिति में उद्योग विभाग ने लॉटरी पद्धति से स्टॉल का आवंटन शुरू किया। और मैं इनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, ये अलग से इनके लिए एक आर्टिकल ही आया था। तो 52 बुट्टी कला जो आपको इस बार अलग से जो है पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ देखिए 125 स्टॉल लगाए जहाँ पे अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खादी, सब चीज़ वहाँ पे लग रहा है जो कि लोग खरीद सकते हैं वहाँ पे। और उसके यहाँ देखिए जो है ना स्टॉल नंबर 56 पर मधुबनी जिला के फलेमपुर गांव की पद्मश्री सुभद्रा देवी द्वारा निर्मित पेपर मैसी और मिथिला पेंटिंग उत्पाद लोगों को क्या कर रही है, लुभा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। और उसका नालंदा जिले के बसनबिघा गांव के पद्मश्री कपिल देव प्रसाद के स्टॉल नंबर 57 पर 52 बुट्टी की हस्तकला पर निर्मित सूती और सिल्क हैंडलूम साड़ी पहले दिन का आकर्षण केंद्र है। प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क एवं बिहार के प्रसिद्ध हस्तकला एवं हैंडीक्राफ्ट को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये आपके पीटी के लिए, और पीटी में तो खैर पूछेगा कहाँ हुआ आयोजन, और मेंस में अगर जो आपको कुछ दिखाना हो कि कला को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे ऐसी बात आपको यहाँ पे सरकार के प्रयास भी लिख सकते हैं और आगे ऐसे और भी जगह करना चाहिए। बाकी अभी बिहार में कल ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है, तो जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर में कुछ जो बर्फ़ है, जो गेहूँ है या जो मक्का है, जो फसल काफ़ी बर्बाद हो गया है, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए ये आपके लिए न्यूज़ क्यों मैं बनाया हूँ, देखिए इसमें सिंपल सी बात है, बिहार प्राकृतिक आपदा और बिहार से मतलब कि आपदा से बिहार हमेशा लगभग हर एक वर्ष कुछ ना कुछ, हर एक वर्ष के महीने में कुछ ना कुछ होता रहता है, बाढ़ हो, सूखा हो, ओलावृष्टि हो। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको लिखने दिया हूँ, आप इसको जरूर लिखेंगे। प्राकृतिक आपदा और बिहार मतलब आप दिखाएंगे बिहार में मतलब प्रत्येक महीने कोई ना कोई आपदा रहती है, और इसका कहीं ना कहीं बिहार के आर्थिक, सामाजिक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बर्बाद होने में काफ़ी ना
इसका रोल है इस आपदा का। खासकर कृषि का जो मतलब कि जो इस तरह से ओलावृष्टि होता है तो कृषि तो पूरा बर्बाद ही हो जाता है, फिर बाढ़ आता है कृषि बर्बाद हो जाता है, सूखा में कृषि बर्बाद हो जाता है। तो प्राकृतिक आपदा का जो है ना सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आपका ना एग्रीकल्चर पे ही पड़ता था। आप जो है ना इसको 150 वर्ड में लिखने का कोशिश कीजिएगा और लिख के आप लिखेंगे जरूर इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, इस पर एक चीज़ और है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी बिहार सरकार एक्टिव हो जाती है और मुख्यमंत्री ने दिया है कि भाई कितना नुकसान हुआ इसका आकलन कीजिए ताकि हम लोगों का कुछ सहायता कर पाएँ, ठीक है। बाकी आज राजधानी में जुटेंगे विश्व के 200 दिग्गज कैंसर सर्जन, बस इतना ध्यान रखना। इसको नाम दिया गया अबसी मिडकॉम 2023। ये पीटी में फिर पूछेगा कितना कहाँ पे, पटना में ये लोग आ रहे हैं। बाकी जो है एक ना पटना पहुँचा स्वच्छता रहती है ना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो बिहार सरकार चला रही है शौचालय निर्माण के लिए, और आईटीसी सुनहरा मिशन के तहत गंगा किनारे बसे लोगों को जागरूकता करने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता के लिए निकला गंगा स्वच्छता रथ शुक्रवार को पटना पहुंचा। मतलब जो भी गंगा किनारे जहाँ जहाँ जिला है वो रथ यहाँ जा रहा है। बस इस पीटी के लिए आपसे पूछेगा, उससे अधिक नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है ना फ्लावर मिल से सरिया फैक्ट्री तक उद्योग, देखो ये क्या है यहाँ पे जो ये बात कर रहा है पटना में जो इंडस्ट्रियल एरिया उसकी बात कर रहा है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा राजधानी पटना का विकास अब तक तेज रहा है, ठीक ना। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया से पहचान बनाने वाले पटना के पास अब फतुहा बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। दोनों नए औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहाँ अभी 2000 से अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ, देखिए होता क्या है ना, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है तो वहाँ क्या होता है कि ऐसे उद्योग लगे होते हैं जो एक दूसरे पर दूसरा निर्भर होता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई आपको ट्रक बनाना हो तो ट्रक बनाने के लिए हमको छोटे छोटे पार्ट पुर्जे चाहिए, तो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे की भी इंडस्ट्री वहाँ लगा होता है, तो एक दूसरे पर सब निर्भर होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में। इससे ना और डेवलपमेंट, जैसे कि जमशेदपुर जो संकुल एरिया है, औद्योगिक संकुल एरिया है, या बेंगलोर में है, या गुजरात में, तो यहाँ पर ना एक ऐसे एरिया बनाया गया जहाँ पे एक इंडस्ट्री दूसरे पर निर्भर हो और एक बड़ा प्रोडक्शन का काम हो सके। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि इस जगह छोटी बड़ी कई सारी इकाइयाँ, यहाँ पे लोहा, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप के उद्योग को पंख लगे हैं। जिले में उद्योग को अल्ट्रासेक सीमेंट है, टीएमसी सरिया है, स्टील प्लांट है, फ्लावर मिल्स है, बीकाजी नमकीन, मतलब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे इंडस्ट्री यहाँ लगा हुआ इस पटना के एरिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि आज़ादी से पहले देखिए इस सब वहाँ इंडस्ट्री था, आज़ादी के पहले यहाँ पे इतना सब इंडस्ट्री था, ये मतलब कि दिया गया है। तो कहने मतलब ये इसमें आपको ये करना है कि इसको और जो है ना बड़ा करना है। ये ना ये सिर्फ बिहार के पटना में नहीं हो बल्कि और भी कई जिले में अगर इस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया अगर बन जाएगा तो बिहार का जो ना औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया मैं, औद्योगिक संकुल से आप क्या समझते हैं? बिहार में वर्तमान में मौजूद औद्योगिक क्षेत्र का वर्णन करें। बिहार में ऐसे संकुल की क्या संभावना है? देखिए औद्योगिक संकुल मतलब ऐसा होता है जहाँ पे बड़े एरिया में अलग अलग तरह के इंडस्ट्री होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक ना। बिहार में एक तो आपका कई जगह बनाया, एक तो आपका ये पटना में हो रहा है, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर में बन रहा है, फिर इधर गया जिले में है। कई तरह के ऐसे औद्योगिक संकुल का निर्माण कराया जा रहा है और ऐसे संकुल की और भी कई संभावनाएं बिहार में हम, जैसे मिथिला में जो जहाँ पे मखाना है, या सीमांचल में बन सकता है, या भागलपुर के इलाके में बन सकता है। तो ऐसे जो है ना संकुल की काफ़ी संभावनाएं बिहार में। ऐसे संकुल से क्या होगा कि जो है ना क्षेत्रीय विकास में जो असमानता हो गया है, आपको पता है कि बिहार में अपेक्षा के जो साउथ बिहार कुछ ज़्यादा ही मतलब डेवलप है कंपेयर टू नॉर्थ बिहार। तो इस तरह की जो असमानता है हम ऐसे छोटे छोटे औद्योगिक संकुल खोल के दूर कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका आंसर अलग से बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसको भी लिखने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये तो पता ही दिया दिल्ली हाट में जो चीज़ है। हाँ एक तो और फिर क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए कि प्राकृतिक आपदा से बिहार वर्ष भर प्रभावित रहता है, इससे बचने में आपदा प्रबंधन की क्या भूमिका होनी चाहिए, चर्चा कीजिए। अब ऑब्वियस बात है, जितना भी प्राकृतिक आपदा बिहार में आती है, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, इस तरह ओलावृष्टि है, या भूकंप है, लू आता है, इस तरह का आप जिक्र करें, ठीक है ना। और हर एक डेटा दें कि आर्थिक क्या से समस्या आती है, सामाजिक भी प्रॉब्लम्स निकलती है, पलायन होता है, बहुत सारी समस्या इससे होती है प्राकृतिक आपदा से। फिर लेकिन इससे बचने में आपदा प्रबंधन की क्या भूमिका है? आपदा प्रबंधन की आपदा होने से पहले, आपदा के बीच में और आपदा के बाद, क्योंकि आपदा प्रबंधन का 3 स्टेप होता है। आप पहले ही तैयार कर लो, आपदा प्रबंधन पहले तैयारी करो, फिर आपदा के दौरान करो। जैसे अभी ओलावृष्टि पड़ा है शिवहर और सीतामढ़ी जिला में,
सरकार ने क्या किया भाई, जाके आप देखो कि वहाँ कितना हुआ है, और फिर जो भी उसका सर्वे किया जाएगा सरकार उसका क्या करेगी, मुआवजा देगी। तो ये आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं। आप इसको ना ये भी आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हाँ, ये इस खाली पीटी में पूछेगा, शेरपुर और दिघवाड़ा पुल का निर्माण 2 माह में शुरू हो जाएगा। अब ये क्या है, ये शेरपुर पटना में है और ये बीच में गंगा नदी जा रही है, और यहाँ दिघवाड़ा फार्म, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है ना पुल बन रहा है। और ये ना यहाँ लिखा हुआ, पटना और शान को फिर जोड़ने वाले दानापुर में स्थित शेरपुर से फारंत के दिघवाड़ा तक गंगा पर बनने वाले 6 लेन पुल का निर्माण, मतलब कि जो एजेंसी करेगी उसका चयन कर लिया गया। इसमें लगभग 3012 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और जो है इसमें सिंपल ध्यान रखिए, जो किस कंपनी को मिला है ठेका, इसका नाम है SP सिंगला कंपनी का चयन किया गया है, और ये 3 साल में लगभग पुल आपका बन के तैयार होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ आपको क्यों मतलब कि जो है मैं बता रहा हूँ, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा बिहार में आधारभूत संरचना के विकास पर टिप्पणी करें। अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 वर्षों में बिहार में चाहे रोड हो, पुल हो, या हर घर तक, मतलब हर गांव तक फ़र्क पहुंच गया, बिजली हो, इस पर बिहार सरकार काफ़ी बड़ा काम कर। तो आप यहाँ पे इसको 150 वर्ड में ये फॉर्मेट पर लिखा है कि बिहार में जो है आधारभूत संरचना का विकास किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो इसका फ़ायदा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे पुल बनेगा तो पहली बात तो लोगों के लिए आने की सुविधा होगी। जो भी अगर लोग पटना से लेकर कोई अगर कोई किसान फार्म से पटना कोई कुछ अगर यहाँ व्यापार करना चाहता है, अगर अपने अनाज को या अपने खेतों के किसी कच्चे माल को अगर शहर तक पहुँचा चाहता है तो आराम से पहुँचा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पटना शहर में गंगा नदी पर बनने वाला यह 6ठा पुल होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार सरकार काफ़ी इस दिशा में काम कर रही है। हाँ, नेक्स्ट जो है ना ये मंत्री का जवाब है कि शराबबंदी से ना तो राजस्व में कोई फुली घटी है, ना ही पर्यटन कम हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि शराबबंदी से बिहार सरकार को क्या लाभ क्या नुकसान हो, तो आप इनका डेटा यूज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराबबंदी के कारण ना तो राजस्व फिल्म कोई कमी हुई है, ना तो पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। विधान निबंधन ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर इनका जो डेटा यहाँ पे है कि विभाग चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 6 मार्च तक 110% जो है ना टैक्स कलेक्शन कर लिया। इस वर्ष 5500 करोड़ राजस्व संग्रह लक्ष्य के विरुद्ध 16 मार्च तक 6059 करोड़ रुपया का जन टैक्स संग्रह हो चुका है, राजस्व आ चुका है। मार्च अंत तक 6200 करोड़ रुपये का विश्वास है। तो ये जो है ना खुद मंत्री जी का कथन है। इसका मतलब, और यहाँ इन्होंने खुद कहा है कि बिहार में जो मॉडल है शराबबंदी का, उसको देखने के लिए अभी छत्तीसगढ़ की टीम आई थी, और जो है ना यहाँ देखकर वो अपने राज्यों में ऐसा लगाने का सोच रही है। तो ये आप शराबबंदी के बेहतर परिणाम में लिख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे और भी श्रम दिवस लक्ष्य कम किया जाए, मतलब कि वही केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है। राज्य सरकार बार बार कहती है कि 210 रुपये मनरेगा मजदूर को क्यों दे रहे हो, और अधिक बढ़ाया जाए। ये सब ना केंद्र राज्य विवाद है, इसको आप देख लें। बाकी दूसरे राज्यों में भी बिहारी श्रमिकों को मिल रहा है राशन, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके नहीं है, ठीक ना। हाँ, लेकिन इसमें ये है जो कि जो आपका जो PDF के दुकान से जो राशन मिलता है तो उसी का यहाँ पे बात किया गया, और इसमें और कोई विशेष आपके लायक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये ना आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। एक जो है ना 18 फरवरी 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बाद में देश के बने आज़ादी के बाद, उनका एक कथन है, स्त्री माता है इसलिए देश की निर्मात्री है, भविष्य उसी पर निर्भर है। यदि उसका सत्कार ना हुआ तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। भविष्य स्त्रियों के हाथों में, उनके साथ की जाने वाली जाति हमारे पतन का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। ये उद्गार जो आज रात के 8 बजे, मतलब इस दिन, मतलब जो 1948 में ही उन्होंने कहा था, ये रेडियो पे कहा था। आप क्या करें, यहाँ पे इसको लिख लें, और जब भी कभी महिला सशक्तिकरण या ऐसे लिखत आप इनके बातों को जोड़ लिखा। बाकी इस न्यूज़ का आपके लिए कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे के था, मैं इसको लिख दिया। नेक्स्ट जो है ना, ये फसल बर्बादी पर बता ही दिया कि अभी अलर्ट किया गया। देखिए, अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आपदा प्रबंधन में अगर आपको लिखना हो मेंस में कि बिहार सरकार क्या करती है, तो पहले देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि किसान या जो भी है उसको पहले से सचेत हो जाए। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ना, ये देखिए, हर महीने दूसरे शनिवार को प्रखंड में बिजली शिकायत निवारण कैंप। अब ये क्या है, बिहार के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता देता हूँ। बिजली बिल मीटर समेत बिजली से जुड़ी किसी तरह की समस्या शिकायत के लिए हर महीने के दूसरे शनिवार को हर प्रखंड में शिकायत निवारण कैंप लगेंगे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में यह घोषणा की। ये शुक्रवार को विधानसभा में 1,15,000
11,536 करोड़ रुपये की ऊर्जा विभाग के अनुदान की मांगों पर सरकार की तरफ जवाब दे रहे थे। और ये भी कहा कि बिहार में कोई भी फ्री बिजली नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट आपके जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार हमें पड़ोसी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से महंगी बिजली देता है। बिहार जो है ना 5 रुपये 24 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीद रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल को 3.4 रुपये में, झारखंड को 3.8 रुपये में, उत्तर प्रदेश को 4 मतलब कि 4 रुपये 90 पैसे में बिजली मिल रहा है। लेकिन हमारा जो है ना बिहार सरकार को ना महंगी बिजली मिल रही है। इसलिए केंद्र सरकार से लगातार मांग हो रही है कि वन नेशन वन टैरिफ लागू, मतलब कि पूरे राज्य, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सबको ना एक ही कीमत पे बिजली मिले, किसी को कम किसी को ज़्यादा क्यों मिलेगा। जैसे वन नेशन वन टैक्स जब लागू, जीएसटी लागू हो सकता है, तो उससे ये भी लागू किया जा सकता है। इनका मंत्री का जो है ना कहना है। आगे देखिए यहाँ पे जो आपके जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ का दूसरे राज्यों की तुलना में दे रहे हैं सस्ती बिजली, 4 साल से दर नहीं बढ़ा। मंत्री ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की तुलना में अपने लोगों को सस्ती बिजली दे रहे हैं। इसके लिए वितरण कंपनियों को 7,801 करोड़ रुपये का अनुदान देना पड़ा। मतलब कि देखिए, एक होती है जहाँ बिजली बनता है, एनटीपीसी बिजली बनाती है, ओके, फिर उस बिजली को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम बिजली उत्पादन बिजली वितरण कंपनियां करती है। तो वो कंपनी जो है ना, सरकार ये कहती है कि लोगों को आप कम दाम पर बिजली पहुंचाओ, क्योंकि लेकिन कंपनी को घाटा हो जाता है, इसलिए सरकार अलग से अनुदान देती है ऐसी वितरण कंपनियां को। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। 4 वर्षों से बिहार में कोई रेट नहीं बढ़ा है। खेती के लिए किसानों को मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है, जिसके लिए वित्त वर्ष 22-23 में 1,003 करोड़ रुपये का अनुदान देना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी सरकार पर एक तो भारी पड़ेगा। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत अगले 4 वर्ष में 4.8 लाख फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अभी राज्य में 1,90,00,000 उपभोक्ता हैं जो कि बिजली का, जिसमें कि घरेलू उपभोक्ता 90% है। राज्य में बिजली की अधिकतम मांग वर्तमान में 6,738 मेगावाट है और प्रति व्यक्ति खपत 329 यूनिट है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन में आपको पता क्यों रहा, देखिए और क्वेश्चन पूछा था बिहार में 60 से 62 में या 63 में क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में। उदय क्या है, कौन से राज्य इस योजना के भागीदार हैं, बिहार किस तरह से उदय से लाभान्वित होगा। तो यहाँ पे देखिए उदय का क्या है। उदय का यहाँ मैं नीचे फुल फॉर्म लिखा हूँ, यह है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसके तहत क्या सरकार ने, एक केंद्र सरकार की योजना था उदय। इसमें जो बिजली वितरण कंपनियां, हमारे देश में जितनी भी बिजली वितरण कंपनियां हैं जो घाटे में थी, उसको जो अनुदान या कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके उसको घाटे से बाहर निकालना के लिए सरकार ने स्कीम लाई थी। तो क्वेश्चन इसलिए बीपीएससी सवाल पूछ भी दिया था कि ये क्या है, ठीक है था। और ये ध्यान रखिएगा, इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं। बाकी इसमें एक और क्वेश्चन बना दिया हूँ कि बिहार में बिजली क्षेत्र की क्या समस्या है। आपको मैं समस्या यहाँ पे सारा जो भी मंत्री बोल रहे हैं वो सब समस्या ही तो है, आप उस समस्या को जो है ना अपने कॉपी में लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको पता है प्रीपेड मीटर लगने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। तो अभी तक 13 लाख लग चुका है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ और जो सरकारी प्रयास जो किए जा रहे हैं उसको देख लीजिए कि उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 9,000 सरकारी भवनों पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें 3,000 सरकारी भवनों पर 23 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट लगाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में 450 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। ध्यान रखिएगा, भागलपुर के पीरपैंती में और लखीसराय के कजरा में। क्वेश्चन एक बार पूछा है, दरभंगा में कहाँ लग रहा था सोलर प्लांट, कजरा तो कबीराबाद। तो ऐसे जिला का क्वेश्चन नहीं, अब जिला में वो कहाँ लग रहा है उसका भी आपको पीटी के लिए याद रखना पड़ेगा। ये बात आप पीटी के लिए अपने कॉपी में जरूर लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि क्योंकि देखिए एनआईटी पटना जो है, जो छात्रों को जो प्लेसमेंट करती है, देखिए उसका कितना बेहतरीन प्रोसेस है। आप ले सुनिए, तब इसका कैसे आप आंसर में यूज करेंगे बताता हूँ। क्या लिखे, एनआईटी कैसे ऐसे करता है छात्रों को प्लेसमेंट रेडी। एनआईटी पटना में छात्रों का स्टेप वाइज प्लेसमेंट रेडी किया जाता है। इसकी तैयारी पहले साल से ही शुरू कराई जाती है। पहले साल छात्रों को सॉफ्ट स्किल में परंपरागत बनाया जाता है।
मतलब उसको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे साल में छात्रों को उनकी रुचि और चयन के हिसाब से क्लब ज्वाइन कराया जाता है, जहां फाइनल ईयर के बच्चे उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तीसरे वर्ष में छात्र की इंटर्नशिप के साथ बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ ओरिएंटेशन कराया जाता है। इसके अलावा साल भर उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कराया जाता है जिससे वो फाइनल वर्ष का कठिन से कठिन इंटरव्यू फेस करने के लिए तैयार हो सके। अब देखिए, ये इतना 4 स्टेप पे जो है ना पटना IIT में प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप इसमें ये है कि बिहार का जो मानव संसाधन के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए। हमारे पास जो इतना जो आबादी है, युवाओं की आबादी है, जिसकी औसत बिहार में आबादी मतलब उम्र 19 साल है मात्र अभी, और आगे आने वाले जो 5-10 वर्षों में ये लगभग 25 साल के रेंज में हो जाएगा, और हमारे पास एक बड़ी युवा आबादी होगी जो कि राज्य के लिए, देश के लिए काम कर सकता है। तो अभी से हमको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो NIT में जो प्रक्रिया 40 स्टेप में अपनाई जाती है, हमको क्या करना चाहिए, पहले इन सब बच्चे को जो है एजुकेशन सही ढंग से जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल का, फिर आपका कॉलेज का देना चाहिए। उसके बाद जो है ना उसी समय जब ये लोग जब कॉलेज में हों या 12th क्लास कर रहे हो, तो उनको ये बताया जाए कि देखो भाई, आप चूज कर लो कि किस एरिया में आप काम करना चाहते हो। जैसे कि अभी दिल्ली में किया गया था, दिल्ली में चल रहा है कि वहाँ पे स्कूली बच्चे को ना 2000 रुपया दिया गया है ताकि वो अपना कुछ ना अपना कोई बिजनेस कर सके। तो बिहार सरकार को भी क्या करना चाहिए, जो बच्चे 12वीं या 12वीं कर लिए हैं, अब कॉलेज में जाने वाले, उनको अभी से ना कुछ एक ऐसा स्कूल लेवल पे एक प्रोग्राम बनाया जाए कि आप आगे बिजनेस में कैसे जाओगे, अभी से एरिया चूज कर लो। फिर जब वो कॉलेज पहुंचे, जब जो सेकेंड ईयर में हो, तो वहाँ पे उनको कुछ फंड दे के बिजनेस के लिए आगे बढ़ाया जाए, और फाइनल ईयर आते आते उनको अलग से ट्रेनिंग कराया जाए कौशल विकास योजना के तहत जो है ना, ताकि मतलब कॉलेज लर्निंग, कॉलेज पास करते करते वो इस काबिल हो सके कि कोई भी कंपनी या कहीं भी बेहतर जगह काम कर सके। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अब मेरे पास जो अकुशल आबादी उसको हम कुशल कर सकते हैं। आप ऐसे जो है ना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या करना चाहिए इस मानव संसाधन का इतना बेहतर यूज करने का, तो आप ऐसे स्टेप बाय आंसर मेंस में लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। अगर यह देखिए पीटी में पूछ सकता है, और मेंस का भी मैं बता दिया हूँ पहले ही। विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण और 12वीं उत्तीर्ण बिहार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। पहली बात तो ये। उसके बाद यहाँ पे है कि विद्यार्थियों को रहने, उनके जीवन यापन के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त पाठ्यक्रम पठन लेखन के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तकनीकी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 35,000 रुपये तक का लैपटॉप क्रय करने का प्रावधान है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि पीटी में कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो आपको ऐसे कथन बेस्ट आंसर को जवाब देने के लिए आपको ये नॉलेज होना जरूरी है। बाकी यहाँ देखिए लिखा हो मात्र 4%, उसमें भी महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए मात्र 1% का ब्याज लगता है। जो सिंपल वाले के लिए 4% और बाकी महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर के लिए 1%, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। पाठ्यक्रम समाप्ति के 1 वर्ष तक की अवधि तक ब्याज दे नहीं, अर्थात ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है। राशि वापसी की प्रक्रिया सुविधापूर्ण है। पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद आय नहीं होने की स्थिति में राशि की वापसी स्थगित रहेगी। समय से पूर्व राशि वापसी पर छूट का भी प्रावधान है। इस आपने स्टेटमेंट याद रखिए, ताकि, और यहाँ लिखा है इसका योजना सभी वर्ग, जाति, धर्म को मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव है, सबको मिलता है। साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के बीच में भी इस योजना को लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सब स्टेटमेंट में कौन पूछे, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ देखिए, ये जो अभी बिहार म्यूजियम बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है। एक ना इसका एक कथन है, अतिथि रघु राय जो कि, और इनकी जो पत्नी अभी जो कॉफ़ी बुक टेबल जो अभी की है कल मुख्यमंत्री जी ने इसका जो किया है, तो उसमें देखिए इनका कहना है रघु राय का कि इतिहास बिहार से ही शुरू होता है। हम जब ये पढ़ रहे थे हमको अच्छा लाइन लगा कि इतिहास बिहार से ही शुरू होता है। तो अगर ये इस पर ना आप लोग क्या कीजिएगा, मैंने ख्याल से कम ना 500 वर्ड लिखिए, ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि पता नहीं ऐसे में यूज हो जाएगा। इतिहास बिहार से ही शुरू होता है। आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सब एरिया में, जैसे कला के क्षेत्र में मौर्य कला ने जो है ना पहले पत्थर का प्रयोग हुआ, पहले घास फूस का प्रयोग होता था। जहाँ तक हम बात करते हैं एक साम्राज्य बनने की बात, महाजनपद मगध यहीं था, ठीक ना। फिर अगर हम अगर जानते हैं कि जो सांस्कृतिक विचार या दार्शनिक के क्षेत्र में बिहार में ही से आर्यभट्ट, उसके बाद आप महात्मा बुद्ध, महावीर, तो सब चीज़ मतलब कि आप देखिएगा ना कि इतिहास में, भूगोल में, कला में, संस्कृति में, दार्शनिक में सब कुछ की जन्मभूमि बिहार ही रही है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वैशाली लिच्छवी का आप जिक्र कर सकते हैं। आप इसको लिखिएगा, इतिहास बिहार से ही शुरू होता है। हमको लगा कि ना यही क्वेश्चन अगर ऐसे में आ जाए, तो इसलिए आप इसको जरूर लिखें, ठीक है। बाकी मैं तो लिख के बताऊँगा ही। नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ ये मैं इसको 3 दिन से कवर कर रहा हूँ। बेकाबू प्रदूषण के आगे असहाय एक्शन प्लान, मतलब कि प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी प्रयास कर रही है, सारे के सारे जो है ना सफल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए तो दरभंगा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है और पूरे दुनिया में, भारत में भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। तो लिखा है पटना, मुजफ्फरपुर और गया में 2 साल से लागू हुए एक्शन प्लान, लेकिन इसी में सुधार अभी तक नहीं हुआ है। बस इतना, ये मेंस में अगर आएगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। बस जो भी प्रयास है वो सफल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। हाँ, ये आपके लिए ना केंद्र राज्य संबंध में विवाद होता है। मैं इसको ऑलरेडी पहले ने 3-4 दिन पहले की वीडियो में केंद्र राज्य जो समस्या है, जो चुनाव है, तनाव है, उसको बता चुका हूँ। और एक मैं एक अलग से लेक्चर लिया था केंद्र प्रायोजित योजना में क्या क्या समस्या है, तो यहाँ पे उसी चीज़ का फिर से देखिए जिक्र आया हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि गांव के विकास में केंद्र सरकार को पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है, मतलब केंद्र सरकार से जो ना राज्यों को पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। मनरेगा में जहां केंद्र पर 2 साल से 2000 करोड़ रुपये का बकाया है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा समय पर नहीं मिल रहा है, ठीक ना, इसलिए घर देने में नहीं बन रहा है, ये खुद कहना। और मंत्री का कहना है कि बिहार के मनरेगा मजदूरों को मात्र 210 रुपये मिलता है, जबकि और जगह ज़्यादा है और राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो इन्होंने कहा है कि केंद्र को ये मजदूरी बढ़ाना चाहिए और मैं प्रस्ताव भेज भी दिया हूँ। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये सब ना अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार और भारत सरकार के बीच जो विवाद, खास करके केंद्र प्रायोजित योजनाओं में क्या क्या, मैं इसको लगातार कवर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी से पूछ चुका है, तो इसलिए पूछने का चांस है। और बाकी जो मैं मॉडल रेफर दिया उसमें आप इस बात को जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये आपका ना पूरा जो है ना आज का करंट अफेयर रहा। आज कोई मॉडल रेफर नहीं तैयार हो पाया, तो आज क्या है ना, अगर रात में अगर कभी हमको टाइम मिलेगा, आज जितना भी मैं क्वेश्चन लिखा है उसमें से ना 2-3 क्वेश्चन अलग से वीडियो बना दूंगा, तो कि मॉडल आंसर के साथ। तो अभी इसमें नहीं हो पाया है, हाँ कोशिश करते हैं इसको बना देंगे। बाकी अब कल के वीडियो में मिलेंगे। अब बाकी हाँ, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं। बाकी जो मैं इसमें लेक्चर में बोला आप उसको अपने कॉपी में जरूर लिखें और इसको अपने मेंस में या एसी आंसर में जरूर प्रयोग करें, यूज़ करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।